तो देश की बहस में हमारा आज का सवाल है, पीएफआई पर देश भर में प्रतिबंध जरूरी है? आप शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय हाँ या ना में हमारी वेबसाइट पर दे सकते हैं, हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप देश की बहस से हमेशा जुड़े रह सकते हैं। न्यूज नेशन के ट्विटर हैंडल पर भी आप जा सकते हैं, जो आप जानते हैं, और हमारा फेसबुक पेज, जिससे आप परिचित हैं। लेकिन शो के दौरान आपका जवाब हम आप दिखाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर कोई आपकी राय है, सुझाव है, सवाल है, या बहस में शामिल होना चाहते हैं, तो एक छोटा सा व्हाट्सएप बनाकर 9711000266 पर भी हमें दे सकते हैं। सीधे मैं अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं RSN सिंह साहब, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं, रॉ में काम कर चुके हैं, फौज में काम कर चुके हैं। डॉक्टर शोएब जमई, प्रेसिडेंट है इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के, वो जुड़े हुए थे शाहीन बाग से, जिस पर आरोप लगा है कि शाहीन बाग की फंडिंग पीएफआई ने की थी। सुबी खान है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वकील है सुप्रीम कोर्ट की, वो भी मेरे साथ हैं। सैयद वसीम रिजवी साहब, चेयरमैन शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ मेरे साथ माजिद हैदरी साहब हैं, पत्रकार हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, श्रीनगर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मसूद हाशमी साहब, प्रेसिडेंट इत्तेहाद सोसाइटी, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अब शोएब भाई, ये मुझे बताइए कि अगर ऐसे संगठन देश विरोधी लोगों के साथ जाकर खड़े हो जाएंगे और सीक्रेट मीटिंग करेंगे, तो सवाल तो उठना लाजमी है ना पीएफआई पर। वही पीएफआई जो फंडिंग कर रहा था शाहीन बाग की, जिससे आपकी कुदरती बिरयानी आ रही थी। देखिए, मैं तो बहुत पहले से कह रहा था कि भाई अगर आपको पीएफआई की गतिविधियां संदिग्ध लगती है तो पिछले 6 सालों से आपकी सरकार है, आपने अब तक क्या कदम उठाए। दूसरी बात, अब तक ये पीएफआई बैंड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो मैं इस पर क्या कहूँ। दूसरी बात, इनको इनकम टैक्स में भी रिबेट मिला हुआ है पीएफआई को। तीसरी पॉइंट ये है कि हाथरस केस में पीएफआई के बारे में कहा गया कि 100 करोड़ रुपए बरामद हुए। बाद में सरकार ने क्लैरिफाई किया कि कोई भी 100 करोड़ रुपए बरामद नहीं हुए, फेक न्यूज़ चली थी, आप जानते हैं। तो सर, इतनी सारी बातें हैं। हालांकि पीएफआई के लोग आप बुलाते हैं, उनसे तस्लीम रहमानी साहब से सवाल पूछते तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि इस मुद्दे पर बात नहीं करूंगा, बड़े लिबरल बनते हैं वो, लेकिन इस मुद्दे पर बात करने के लिए वो तैयार नहीं है कि देश के विरोधियों के साथ गुपचुप क्यों मिला है वो। अब मैं क्या करूं? मैं तो चाहता हूं बहस हो। आप पीएफआई का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है क्या कि एक ऐसे राष्ट्र के साथ जो हमारे खिलाफ खड़ा है, टर्की, और जिस संगठन का अलकायदा से सीधा सीधा लिंक है, हमारे पीएफआई लोगों को वहां पर जाकर उनसे मिलना चाहिए था, गले मिलना चाहिए था, दोस्ती दिखाना चाहिए थी, उम्मत दिखाना चाहिए था। नहीं, ना ही मैं पीएफआई का सदस्य हूं, ना ही मैं पीएफआई को सपोर्ट करता हूं। मैं शाहीन बाग राष्ट्रीय आंदोलन समिति का संयोजक हूं और जन अधिकार पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैं मानता हूं एक भारतीय होने के नाते कि आतंकवाद एक वैश्विक समस्या बन चुकी है। हर धर्म समाज के लोग या तो पीड़ित हैं या तो इसमें सम्मिलित हो गए। अब कुछ ही दिन पहले का देख लीजिए कि जिस देश में गांधी जयंती मनती है, उसी देश में गोडसे की जयंती मनाई गई, और गोडसे अमर रहे, यानी एक आतंकवादी के लिए ट्विटर पर ट्रेंड चलाया गया कि गोडसे अमर रहे। अब इसी देश में जो गोडसे जयंती मनाने वाले लोग हैं, उसको क्या कहेंगे? अरे कुछ मूर्खों ने मना ली, उसका कोई क्या कर सकता है। और मैं बात पीएफआई की कर रहा हूं, सिंपैथी आप जता चुके हैं, लेकिन मैं सबसे पहले यहां पर ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था। सिंह साहब ये सवाल बार बार उठाते हैं कि बैन क्यों नहीं हुआ, बैन क्यों नहीं हुआ, कानूनी दावपेच में कितनी माहिर है पीएफआई, और कौन वकील खड़े होते हैं इनके लिए, जरा ये भी बता दीजिए। आ रहा हूं शोएब भाई आपके पास। देखिए, मैं दीपक जी, आप भाग गए इस सवाल से। मैंने पूछा कि गोडसे अमर रहे, यहाँ ट्विटर पे ट्रेंड होता है इस देश में, और कुछ लोग शामिल हैं। जो लोग ट्रेंड करते हैं वो बहुत बड़े मूर्ख हैं। जो लोग ट्रेंड करते हैं बहुत बड़े मूर्ख हैं। अगर आप उस जमात में शामिल होना चाहते हैं तो बता दीजिए मुझे। जो लोग ये ट्रेंड करते हैं वो बहुत बड़े मूर्ख हैं, और जो लोग ये ट्रेंड करते हैं हम कागज नहीं दिखाएंगे, वो मेरे हिसाब से देशद्रोही है। जो ये ट्रेंड करते हैं कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, वो भी देशद्रोही है, वो भी मूर्खों की एक जमात है। आंध्र प्रदेश के बीजेपी के बड़े लीडर, आंध्र प्रदेश के बीजेपी के बड़े लीडर ने गोडसे के बारे में समर्थन में ट्वीट किया कि उनसे बड़ा देशवाद भारत, उनसे बड़ा जो है वो गोडसे के समर्थन किया। ये आपकी बीजेपी के एमपी साहब सिंह साहब ये बार-बार उठाते हैं, आतंकियों को समर्थन करते हैं ये लोग, और ऐसी मानसिकता पे बहस होगी उस दिन बात कर लेंगे शोएब जमई। मुसलमान तो गोडसे का समर्थन नहीं करता ना, बताइए क्यों नहीं बात? अरे भागते क्यों हैं इस मुद्दे से? पीएफआई पे बात करिए ना, जो टर्की के साथ बैठे थे, गोडसे 1949 की बात है।
आज की बात करिए, आज की बात। ये देश को तालिबान बना देगा, देश की आतंकवादी मानसिकता से लड़ने के लिए जरूरी है हमको और आपको लड़ना पड़ेगा ऐसे लोगों से। मुझे पता है ना, आरएसएस के यहाँ पर किस शाखा में जाके ओसामा बिन लादेन ने ट्रेनिंग दी थी और किस शाखा में मसूद अजहर गया था, उनका भी पता बता दीजिए। लीजिए, बताइए सिंह साहब, पीएफआई क्यों इस पर बैन नहीं? मैं ये सवाल आज आपके जरिए देश की तरफ से उठाना चाहता हूं। पूछिए ना कि नाथूराम गोडसे अमर रहे क्यों ट्विटर पे ट्रेंड कराते हैं? गोडसे को इतना क्यों मानते हैं जबकि वो देश का पहला आतंकवादी था? महात्मा गांधी से बैर है क्या? मूर्खों की तरह आर्गुमेंट करते हैं। माफ कीजिएगा शोएब जी, ये कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं गोडसे बहस का मुद्दा नहीं है, पीएफआई है जो देशद्रोही लोगों के साथ बैठे हुए थे, देश विरोधी लोगों के साथ। तो बहस का मुद्दा बनाइए, बहस का मुद्दा बनाइए सर, बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं यही तो कह रहा हूं, इसको बहस का मुद्दा बनाइए। ठीक है, सिंह साहब थोड़ा वक्त ले रहे हैं, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। वसीम रिजवी जी, पीएफआई और दुश्मनों के साथ खड़े हो गए और इन जैसे लोग उसका समर्थन करते हैं, बहस में दूसरा नैरेटिव लेकर आते हैं। देखिए मैं नैरेटिव नहीं ला रहा बचाव हूं। का बहुत अच्छा तरीका है जिसका आपके पास जवाब ना चर्चा कर रहा हूं। जब जिसका आपके पास जवाब ना हो, आप दूसरे मुद्दे को छेड़ दीजिए, क्या मैं बोल सकता हूं? जाएगी सर एक मिनट, अब आपके पास आ रहा हूं, रिजवी जी, क्या मैं बोल सकता हूं? पीएफआई एक वसीम भाई बोलिए। एक इंटरनेशनल आतंकी संगठन बनता जा रहा है, उसके तार जो है वो आतंकी संगठनों से मिलते जा रहे हैं। चाहे उत्तर प्रदेश में दंगों का मामला हो, चाहे दिल्ली में धरनों का मामला हो, लखनऊ के धरनों का मामला हो, सब में फंडिंग पीएफआई की तरफ से हुई है, ये सबूत मिले हैं। और दूसरी चीज ये है कि देखिए दीपक जी, जितने भी छोटे छोटे हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन हैं, वो कहीं ना कहीं बड़े होकर किसी न किसी बाहरी आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं, वो चाहे किसी तरह से भी जुड़े हो। इनके कनेक्शंस वहां पे हैं क्योंकि इनको फंडिंग भी वहीं से हो रही है, इनको पैसा भी वहीं से मिल रहा है। हिंदुस्तानी मुसलमानों से ये चंदा नहीं ले सकते, कैसे चलाएंगे? किस तरह से आतंकी संगठन चलेगा आप बताइए? तो उसके लिए इनको पैसा चाहिए, पैसा बाहर से आता है। तो जो बाहर में पूरी दुनिया में जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, वो पैसे के दम पर पूरी दुनिया में आतंकवाद को जिहाद करके आतंकवाद की लड़ाई लड़ी जा रही है। उसी की तो शाखाएं हिंदुस्तान में भी खुली है। अभी तो पीएफआई है और दूसरी इससे पहले भी कितनी संगठनें खुल चुकी है जो बैंड हो चुकी है। अब पीएफआई का नंबर है। अभी देखिए और कितनी संगठनें अंदर अंदर चल रही हैं, मदरसों के अंदर पल रही है। मदरसे हिंदुस्तान के अंदर हमारे बच्चों की तालीम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मदरसे हिंदुस्तान के अंदर आतंकी संगठनों को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके कारनामों को छुपा रहे हैं, उनके लोगों को पनाह दे रहे हैं। ये बात असलियत है, ठीक है। हकीकत सीधे मेरा सवाल मसूद भाई से, मसूद जी, वसीम जी ने साफ बात कही और मैं भी साफ सवाल पूछ रहा हूं। क्या आईएचएच जैसे देश विरोधी संगठन, टर्की जैसे देश विरोधी लोगों के साथ पीएफआई का कोई भी संबंध होना चाहिए? आपके वही तस्लीम रहमानी जो एसडीपीआई से चुनाव लड़े थे यहां से जामिया नगर से, और मेरे ख्याल से 150 वोट मिले थे उनको। देखिए दीपक जी, हर दौर के अंदर चीज़ें बदलती हैं और बदलती दुनिया है। इसके अंदर मोहब्बत करने के तरीक़े बदल गए, जंग करने के भी तरीक़े बदल गए और आतंकवाद फैलाने के भी तरीक़े बदल गए। मेरी नज़र में अगर मैं आप जनमत कराइए, हिंदुस्तान के बच्चे से पूछिए, तो आज हिंदुस्तान का बच्चा ये कहेगा कि अगर सबसे बड़ा आतंकवादी कोई है तो वो आप मीडिया वाले लोग हैं। अच्छा, सबसे बंद करवा दीजिए ना सर, देश का मीडिया बंद करवा दीजिए मसूद भाई। बहुत सारे लोग पिटीशन लगा चुके हैं। करवाएंगे, बंद करवा दीजिए ना, बंद करवा दीजिए। बंद भी करवाएंगे ना, और वहीं पर आके आप जैसे लोग बंद करवाएंगे। आप जैसे लोग पीएफआई का विरोध नहीं करेंगे, लोगों के क्योंकि मुस्लिम संगठन है। आप लोगों के लिए देश पहला नहीं है, आप लोगों के लिए मजहब पहला है। यूट्यूब के ऊपर उसमें तुम्हारे जहर की वजह से लोग आतंकी बन रहे हैं। वो लोग जिनकी एक पटाखे से जिनकी पतलून गीली हो जाए, वो बैठ के यूट्यूब के ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं
और कितने बेहुदा कमेंट्स आप कर रहे हैं। उनके लिए गलत हैं। हिम्मत नहीं है तुम लोगों की सामने उनके आने लिए की। गलत हैं। PFI को गलत नहीं बोलेंगे, आपने मीडिया को जिम्मेदार ठहरा दिया। बड़ी गजब बात है, हिंदुस्तान के बड़ी गजब बात है बच्चे सिंह के साहब। जहन में मीडिया जिम्मेदार जो है, जहर बोल रहा है, ओसामा जो बिन लादेन नहीं आतंक बोल रहा जिम्मेदार है, उसकी कीमत तुम्हें दाऊद चुकानी इब्राहिम नहीं पड़ेगी। जिम्मेदार है, मुसलमान को मसूद कभी अजहर नहीं आतंकवादी जिम्मेदार है, साबित नहीं कर हाफिज सकते। सईद नहीं जिम्मेदार है लेकिन तुम आतंकवाद लोगों के की लिए, प्रॉब्लम है मीडिया जिम्मेदार कि है जहां जो कोई आतंकवाद मुस्लिम बढ़ रहा है ग्रुप, देश में। कोई मुस्लिम आज जो 2 देवबंदी एसोसिएशन, पकड़े गए, कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, कोई मुस्लिम जमात जब कोई खड़ी होती है कुछ करने के लिए, तुम्हारे पेटों में दर्द शुरू हो जाता है। अरे और मेरे तुम भाई उसको एक बार आतंकवाद से विरोध जोड़ने कर की देते, कोशिश करते हो। देश विरोधी लोगों के साथ क्यों खड़े थे? सिंह साहब बोलिए आप। मसूद जी रुक जाइए, आपको पूरा वक्त दिया मैंने। कोर्ट के अंदर जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, जाइए, और आप खटखटाइए। जैसे आतंकवादियों को फीस नकेल के पैसे कसेंगे। मैं चंदा करके दे मैं दूंगा आपसे आपको। गारंटी से जाइए बता रहा हूं, मेरे खिलाफ, और इसकी जिम्मेदारी वकील भी ये मैं कर कि दूंगा। आप जैसे आतंकवादियों की जगह टीवी चैनल्स पे नहीं है, बल्कि सलाखों के पीछे है जो काम हम ठीक है, करेंगे। सिंह साहब बोलिए प्लीज। आप बताइए क्यों मीडिया को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? इनके हिसाब से ओसामा बिन लादेन और जैश ए मोहम्मद के मसूद अजहर वो सब मौलवी हैं। अरे उनकी बातें क्यों करते हो? उनकी हिमायत में कोई देखिए मुसलमान आया देखिए कभी? आपको उनकी पॉपुलर हिमायत में फ्रंट ऑफ कभी इंडिया कोई की कहीं से मुसलमान बात आया? हो रही है। किसी मुसलमान ने खड़े होकर किसी आतंकवादी को या किसी कत्ल करने वाले को, किसी मर्डर करने वाले को उसकी जय जयकार की? तुम अरे लोग सर, खड़े जिसका होकर गला मौत की काटा जय था जयकार फ्रांस करने के लिए। में, उसके तुम लिए लाखों आतंकवादी लोग की लेके जय क्यों जयकार खड़े हो गए करते हो? तुम लोग थे? जिसका आतंकवादी गला हो, काटा इस था बात को फ्रांस मानो। में, जिस आगे टीचर से का, आतंकवादी है, उसके इस समर्थन बात को में मानो। लाखों लोग लेके मर्डरर के समर्थन में क्यों खड़े हो गए थे? इसका भी जवाब दे दीजिए। अब मसूद जी आप कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ सिंह साहब की आवाज किसके जाएगी। समर्थन में? दीपक जी की आवाज बढ़ाओ, आवाज हल्की आ रही है। दीपक जी की आवाज बढ़ाइए भाई, आवाज नहीं आ रही मुझे। मैं कह रहा था कि नहीं मैं कह रहा था कि ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की बात हो रही है। आप अपना यादाश्त थोड़ा 2012 का ले जाएं। 2012 में टीजे जोसेफ का हाथ काट दिया गया। पैटी की घटना तो अभी हुई है, 2012 में तो यहाँ हो रही थी। प्रोफेसर जोसेफ का हाथ काट दिया गया। किस लिए हाथ काट गया? कि मोहम्मद साहब की शान के खिलाफ उन्होंने कोई सवाल खड़े कर दिए। उसके बाद इन्होंने वहाँ पे 2012 की ही बात है, पीएफआई ने एक एन सचिन, एक गोपाल और एक विशाल नाम 2 लड़कों को किडनैप किया, कर्नाटका से 5 करोड़ रुपये किए। 2012 की बात है जब वहाँ पे इन्होंने आईएसआई से मिलके इन्होंने कम से कम 1 मिलियन मैसेजेस जनरेट किया और वहाँ से एक्सोडस करवाया नॉर्थ ईस्ट से। 2012 की बात है कि इनके यहाँ रेड हुआ और पूरा अलकायदा का लिटरेचर और इनके लिंक्स जो है और ये स्टेट गवर्नमेंट ने वहाँ पे फाइल किया। अब दूसरी बात आई है कि तुर्की से क्यों ये मोहब्बत, और ये मोहब्बत बहुत पुरानी है। मोहब्बत थोड़ा वो ले जाइए, वो खिलाफत मूवमेंट में कौन कौन थे खिलाफत मूवमेंट में? वो आपका इकबाल था जो अहमदिया से बना सुन्नी मुस्लिम, उसमें था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। किस लिए भाई? कि मेरा बाप जो है वो तुर्की में बैठता है, मेरे बाप की सल्तनत नहीं जानी चाहिए, इसलिए हुआ था। तो अभी क्या हुआ है ये बात समझ ले थोड़ी सी, कि जैसे ही सऊदी अरेबिया ने गेयर चेंज किया अपना, तो इनका नया बाप, इन लोगों का पीएफआई और ये रहमानी जैसे लोग का आजकल एर्दोगन हो गया है। तो वो नहीं, वो तमीज, अबे तुम्हें क्या सिखाएगा तमीज मुझे? तो मैं कह रहा हूं कि इनका नया बाप, ये पीएफआई का और ये जितने जिहादी लोग हैं इनके नए बाप, वो एक महातीर मोहम्मद भी था, उसने कुआलालंपुर में किया। अब ये रहमानी जैसे लोग और ये जो आपका एक बॉलीवुड का एक्टर है, मौलाना आजाद के बराबर भी जाता है और प्रेसिडेंट मौलाना आजाद के धूल के बराबर नहीं हो तुम। तो ये आपको पूरे हिंदुस्तान की समाज को, चपड़गंजू और ये बेवकूफ, जो कट्टरपंथ वाले जो ये चपड़गंजू सुनो, वो टीवी में नंबर के जाहिल हो तुम। मौलाना आजाद के धूल के बराबर नहीं हो। मौलाना आजाद के बारे में क्या बोला तुमने? हिम्मत कैसे होगी तुम्हारी? मौलाना आजाद के बारे में क्या बोला तुमने? मौलाना आजाद जैसा देशभक्त कौन होगा? मौलाना आजाद की वजह से तो तुम यहाँ नजर आ रहे हो। मौलाना आजाद ने नहीं लड़ाई होती ना, मसूद आजादी तो
अभी अंग्रेजों प्लीज के शोएब टॉयलेट जमाई को साफ ऑडियो क्यों नहीं, करते प्लीज तुम शोएब भाई, जैसे? ऐसा नहीं, ठीक नहीं है। आप अपने टाइम पे बोलिएगा अपनी बात, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। और वो आदमी है जो कि इस्लामिक अंग्रेजों के साथ साठगांठ करते थे इनके अब्बा और इनके वालिद हैं, ये उनकी नस्ल के, इनका डीएनए चेक करवाइए, अंग्रेज की बात कर रहे हैं। इनका डीएनए चेक करवाइए। किसकी बात करें? महात्मा गांधी ने तो तुम्हारे लिए जान दे दी, लेकिन मौलाना आजाद के बारे में 86% लोगों ने, मौलाना आजाद कौन थे? 86%, 86%, और ये बिहार और उत्तर प्रदेश के खासकर लोग, सबसे पहले शिक्षा मंत्री इन लोगों ने, सारों ने 86% पीपल वोटेड फॉर पाकिस्तान। लेकिन ये नालायक लोग जो आज आपको, आप जर्नलिस्ट को गाली दे रहे हैं और एंकर को गाली दे रहे हैं, इन लोगों ने ये कमीने पाकिस्तान नहीं गए, ये देश का गद्दार है, ये पाकिस्तान नहीं गए, ये हिंदुस्तान में रह गए। तो ये बताइए कि क्या इनके जहन से, अरे तुम्हारे बाप का है क्या हिंदुस्तान? पाकिस्तान तुम्हारे बाप का निकल गई है? इनसे पूछो, पूर्वज बड़ा है, तुम्हारी संस्कृति बड़ी है, या तुम्हारा वो 2 रुपये में जूते मार के कैलासा भेजेंगे तुम्हें, वो तुम्हारे अब्बा का नहीं है हिंदुस्तान। प्लीज शोएब जमाई इस तरह के, तुम्हारे जैसे घटिया लोग नहीं करेंगे। मौलाना आजाद के बारे में रख रहे हैं, अगर मौलाना आजाद के बारे में बोले, इनसे पूछिए हिम्मत कैसी भी मौलाना आजाद के बारे में उल्टा पुल्टा कहने की। एक देश के स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ इसने क्या बोला? भैया बहुत स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ आप क्या बोलते हो, सबको पता है। सिंह साहब, मैं 1 मिनट के लिए आशीष गुप्ता के पास प्रयागराज जा रहा हूँ। शोएब जमाई थोड़ा कूल डाउन हो जाइए। आशीष गुप्ता जी, दो पैनलिस्ट में से एक ने भी पीएफआई ने जो टर्की से संबंध बनाया है उसकी आलोचना नहीं की, क्या मानेंगे इसको? देखिए, ये देश विरोधी ताकतें हैं, वो जो लोग देख रहे हैं कि आज भारत दुनिया में आर्थिक शक्ति के रूप में, सामरिक शक्ति के रूप में स्थापित हो रहा है, वो अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे भारत की तरक्की को देखते हुए, और उनकी हिम्मत नहीं कि वो भारत से सामने सामने मुकाबला कर सकें। तो वो ऐसे देश जो पाकिस्तान जैसे देश हैं, तुर्की जैसे देश हैं, वो भारत में ऐसे कमजोर लोग जिनके मन में कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ भावनाएं हैं, उनको वो फंडिंग करके भारत के खिलाफ खड़ा करने का काम कर रहे हैं। और उसी संस्था, वो काम जो है पीएफआई के माध्यम से इस देश में हो रहा है। अभी हम लोगों ने जनवरी में देखा था जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भारत आए थे, तो किस प्रकार से दिल्ली में इन लोगों ने दंगा करके भारत की छवि को दुनिया में खराब करने का काम किया था। निश्चित रूप से ये लोग देश विरोधी हैं, आतंकवादी हैं। माजिद हैदरी, पब्लिक परसेप्शन सुन लिया, अब आप बताइए, आप भी बोल रहे हैं पब्लिक परसेप्शन मीडिया के कारण है। माजिद हैदरी, कुछ तो मजबूरियां रही। मौलाना आजाद को बोला कि मतलब वो गद्दार थे। कान में 50 तरह की आवाजें आती है। देखिए, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, किसी को यूं ही बेवफा कहना अच्छा नहीं होता। सिंह साहब को ऑडियो ठीक करिए प्लीज। देखिए, भारतवर्ष का विश्वास है वासुदेव कुटुंबकम। अब ये ऐसा विश्वास है, ऐसी मजबूरी है कि जिस चाइना ने हमारे 20 सेनाकर्मी शहीद किए, आज उसी चाइना के साथ भारतवर्ष ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर ये शेयर किया, डाइस शेयर किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने शी जिनपिंग के साथ शेयर किया। आपको पीएफआई का इजिप्ट जाना तो, टर्की जाना तो नजर आता है, लेकिन आप ये नहीं पूछेंगे कि हमारी सरकार ने चाइना के साथ डाइस शेयर क्यों किया, आज उस चाइना के साथ जिसने। ठीक है, इसी का जवाब सुबीर खान से ले लेते हैं। कैसी माजिद हैदरी जी, आप पत्रकार हैं, आप इंटरनेशनल फोरम्स की इंपॉर्टेंस नहीं समझते क्या? कैसे पत्रकार हैं आप? कैसे पत्रकार है? आपको ये नहीं पता कि ब्रिक्स का बाइकआउट भारत नहीं कर सकता? बड़े मतलब आप लोग ऐसी बातें करते हैं जो एक सामान्य स्तर के। कोई चला जाए, कोई भी मुसलमान चला जाए देश से बाहर, आपको पेट में दर्द हो जाता है उसी वक्त। आमिर खान चले गए, 2 दिन आप रोते रहे, आमिर खान क्यों गए टर्की? कोई मुसलमान जाए, पीएफआई जाए, भाई हर एक को आप आतंकी की नजर से क्यों देखते हैं? भाजपा में आपको वो, और पीएम ने वहां पर क्या बोला? पीएम ने आतंकवाद पर बोला कि वो देश जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं उनका तमाम लोग विरोध करें। चाहे पाकिस्तान के खिलाफ बोला ना, तभी माजिद हैदरी के पेट में दर्द हो रहा है। मैं सीधे आता हूं सुबीर के पास। सुबीर, पीएफआई का किसी ने आलोचना नहीं की, ना इन्होंने की, ना माजिद हैदरी ने की, ना शोएब जमाई ने की, वैसे ही पेट में दर्द होने लग गया। मुझे बताइए, पीएफआई की आलोचना करने से क्यों बचते हैं, और क्यों नैरेटिव में गोडसे लाते हैं, क्यों नैरेटिव में मीडिया लाते हैं? क्योंकि इनको पता है इनके पास जवाब नहीं है। जी दीपक जी, सबसे पहले तो मैं आज आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि हमारा ये डिबेट करना, अगर कट्टरवादियों और आतंकवादियों को आतंकवाद लग रहा है तो ये आतंकवाद अच्छा है। सर्फ एक्सेल का एक ऐड है ना, दाग अच्छे हैं, तो इसका मतलब तीर बिल्कुल निशाने पे लग रहा है।
अब डर का पाला बदलने का वक्त आ गया है। बहुत हो गई लोगों की बदमाशी। हम चाहते हैं कि आतंकित हो। हम रोज इन्हीं टॉपिक्स पे डिबेट करेंगे और ये बैठ के जवाब देंगे और 135 करोड़ लोगों के सामने बेनकाब होंगे। अब मैं दीपक जी एक पूरा एजेंडा आतंकवाद का आज एक्सपोज करूंगी आपके चैनल पे। दीपक जी आज मैं पूरा एजेंडा एक्सपोज करूंगी। प्लीज इनकी आवाज सिर्फ कुछ सेकंड के लिए कम करा लीजिए। सिर्फ आपकी आवाज जा रही है सुबह जी। दीपक जी मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे भारतीय मुसलमानों को एक मैसेज देना चाहती हूँ, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि आतंकवादी और एक भारतीय मुसलमान में जो एक क्लासिफिकेशन है, कैटेगरी और उनका बंटवारा हो जाना बहुत जरूरी है। अब पता चल जाना चाहिए कि कौन अजमल कसाब है और कौन एपीजे कलाम है। देखिए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद इस्लाम को एक पॉलिटिकल एजेंडा की तरह चलाने वाले लोगों ने एक इस्लामिक स्टेट की थ्योरी गढ़ी। उसके लिए इन्होंने एक ये नैरेटिव क्रिएट कर दिया कि इस्लाम खतरे में है, और आतंकवादी बनाने के लिए मुसलमान बच्चे को बचपन से पहले अलगाववादी बनाते हैं, फिर कट्टरवादी बनाते हैं, फिर आतंकवादी बनाते हैं। ये पूरी एक प्रोसेस है। तभी वो इस्लामिक स्टेट के लिए इनके लिए लड़ता है। सुबुई खान को ये डायरेक्ट आतंकवादी नहीं बना सकते। तो ये पूरी प्रोसेस फॉलो करने के लिए इन्होंने अलग अलग संगठन बना रखे हैं। कुछ एकेडमिक माइंड के बच्चे होते हैं, उनके लिए जमियातुल हिंद या देवबंद जैसी संस्थाएं हैं। कुछ कर्मकांड में बिलीव करने वाले बच्चे होते हैं, उनके लिए तबलीग जमात जैसी संस्थाएं हैं। कुछ फसादी या थोड़े अग्रेसिव टाइप के बच्चे होते हैं, उनके लिए जैश ए मोहम्मद और अलकायदा जैसी संस्थाएं हैं। फंडिंग की भी जरूरत होती है, उसके लिए पीएफआई जैसे संगठन है। पकड़े ये लोग इसलिए नहीं जाते हैं कि सब अपने अपने एरिना में काम कर रहे हैं। यूरोप में अगर आतंकवादी पकड़ा जाता है तो पता चलता है कि वो तबलीग जमात से रिक्रूट हुआ है। सुबोही अपने मजहब की बात करो, इस्लाम की बात मत करो। इस्लाम तुमसे बहुत ऊपर है। सुबोही इस्लाम की बात मत करो। सुबोही इस्लाम की बात मत करो। सुबोही अपने मजहब की बात करो। सुबोही बकवास बंद करो। मसूद खान जी मैं आपके ऑडियो को डाउन कर दूंगा। ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका है। वो सही कह रही है। 24 में से 25 घंटे आपका इस्लाम खतरे में रहता है। 24 में से 25 घंटे आपका इस्लाम खतरे में रहता है। सिर्फ सुबह की आवाज। सुबह प्लीज कंक्लूड करिए, मुझे एक ब्रेकिंग न्यूज के लिए जाना है, फिर सिंह साहब को मौका दूंगा। अभी तक बोल ही नहीं पाए वो। सुबह दीपक जी ये सारी चीजें कनेक्टेड है। देखिए उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, देवबंद और वेस्टर्न यूपी की एक ऐसी बेल्ट है जहां पे आतंकवादियों को संरक्षण दिया जाता है, आतंकवादियों की ट्रेनिंग होती है, फंडिंग होती है। यही रीजन है कि उत्तर प्रदेश में इन्होंने हाथरस को बवाल बना के यूपी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करी थी, क्योंकि योगी जी एक बहुत बड़े खतरे की तरह मंडरा रहे हैं आतंकवाद के सर पे। ये सब चीजें कनेक्टेड है। आमिर खान की बीवी को भारत में डर लगता है और आमिर खान तुर्की जाके बैठ जाते हैं, तो ये सब कुछ कनेक्टेड है। हमें आमिर खान का टर्की जाना बुरा लगता है। अगर सुबुई खान टर्की जाएगी तो किसी भारतीय को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि सुबुई खान अगर टर्की जाएगी तो वहां भी भारत का परचम लहरा कर आएगी। ठीक है, सुबह मैं 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं और इसी बात पर आगे बढ़ाऊंगा टिप्पणी आरएसएन सिंह साहब की, क्योंकि बड़ी बात कही है सुबह ने। 24 में से 25 घंटे किस बात पर इस्लाम खतरे में होता है। इसी बीच यूपी के सहारनपुर इलाके का जिक्र किया था। यूपी के सहारनपुर से पकड़े गए 2 संदिग्ध बांग्लादेशियों को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इन पर आरोप क्या है ये भी सुन लीजिए। बांग्लादेश मूल के इकबाल और फारूक को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से फर्जी पासपोर्ट, आधार कार्ड मिले हैं। इनके मोबाइल फोन से कई विदेशी नंबर बरामद हुए हैं। तो आज 2 आतंकियों की गिरफ्तारी, जैश ए मोहम्मद के दिल्ली से और उसके बाद सहारनपुर से 2 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार होना। सिंह साहब मैं ये जानना चाहता हूं कि ये गजवा हिंद और आईएस की सोच क्या है, क्योंकि मेरे तीनों पैनलिस्ट में से एक ने भी पीएफआई के नेताओं का टर्की जाने का विरोध नहीं किया। वो दूसरा ही नैरेटिव चलाने लगे। तो टर्की जाने का विरोध क्यों करेंगे? टर्की कोई आतंकी देश है क्या? टर्की भारत का दुश्मन देश है। अभी इनको पेट में दर्द हो रहा था कि ब्रिक्स की मीटिंग में चीन के साथ प्रधानमंत्री क्यों बैठे, इंटरनेशनल फोरम और आपकी पिकनिक का अंतर नहीं समझते क्या? आपकी मजहबी पिकनिक का। सिंह साहब अच्छा लगा मुझे। नहीं ये तुर्की से मैंने कहा ना, ये कोई नई मोहब्बत थोड़ी है। इन्होंने वही तो एक मैंने कहा ये तुर्की से कोई नई चीज़ थोड़ी है। ये इनकी पुरानी मोहब्बत है।
अब इनके बाप दादा तो कभी तुर्की देखे नहीं थे, लेकिन इनके वो देखो, इनका वो खिलाफत मूवमेंट, और ये इतने मतलब देखो कहते हैं डुप्लिसियस बिहेवियर इनका है कि कैलिफेट मूवमेंट को इनको खिलाफत मूवमेंट बनाया। और आपको मालूम है दीपक जी, उसमें मालाबार में उस इलाके में इन्होंने उस जमाने में 2000 से ज्यादा हिंदुओं को मारा था, उनकी घरें लूट ली थी। अंबेडकर साहब ने लिखा है, एनी बेसेंट साहब ने लिखा है। उसके बाद जब स्वामी श्रद्धानंद का जब खून हुआ था तो आप उस समय का वक्तव्य देख लीजिए महात्मा गांधी का। उन्होंने महात्मा गांधी ने कहा था कि इस्लाम हिंसा के ही वातावरण में पैदा हुआ। बाद में उन्होंने अपनी मैगजीन यंग इंडिया में उसको थोड़ा मॉडिफाई करने की कोशिश की। इन्हीं लोगों ने गांधी की हत्या की। ये 86% ऑफ देम वोटेड फॉर पाकिस्तान, और ये नालायक बिहार और ये उत्तर प्रदेश में रह गए। आपको मालूम है ये जितने मौलाने कश्मीर में जो रेडिकलाइज किया है, ये सब ये बिहार और यूपी के ये नालायक लोग हैं। आपको मालूम है कि 1835 में मैं पटना में अभी हूं, पटना से लोग जिहाद करने बालाकोट गए थे। पटना से जिहाद करने लोग बालाकोट गए थे। और सबसे मुझे तो एक चीज हमेशा समझ, ये कह रहे हैं कि आप ऐसे हैं, इस्लाम तो बड़ा, अरे भैया हजरत अली का किसने कत्ल किया यार? उसने उनको भी पैटी की तरह मारा। हजरत अली का भी, वो उस्मान का तो लाश इन्होंने कूड़े के ढेर में फेंक दिया। ये क्या बात कर रहे हैं साहब? ये एक दुनिया में कोई ऐसा 10 साल का भी वक्फा नहीं है जब ये शांति से ये रहे हैं दुनिया में। पूरा 1400 साल की इतिहास है, पूरा 1400 इयर्स का इतिहास है। और आज भी मैं पूछता हूं कि तुम्हारे पूर्वज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी मिट्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी संस्कृति ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इसी सवाल का जवाब मैं शोएब जमाई से लेता हूं। शोएब जमाई जी, भारत माता इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे लिए तुर्की का वो गंदा एर्दोगन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ये आज जवाब दो, बताइए प्रायोरिटी क्या है आपकी? बोलो। आज भारत माता है या तुर्की का वो सन की बादशाह है जो दुनिया को इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश कर रहा है? बताइए शोएब जमाई। तुम जिहाद को नकारते हो, बोलो पूरे हिंदुस्तान के सामने, वरना मुंह मत खोलना आगे से। जवाब दीजिए शोएब जमाई, आपको टर्की से प्रेम है या भारत माता से? आपको पीएफआई के उन लोगों से प्रेम है जो टर्की में अल कायदा समर्थित संगठन के साथ बैठ के पार्टी कर रहे थे, या भारत माता से? अरे ये सब ये अरे चचा शांत हो जाइए, गले की नस फट जाएगी। अरे चचा वो गोडसे वाले चचा शांत हो जाइए। आप कोरोना की वैक्सीन बना रहे थे, ठीक कर देंगे, मुझे पूरा भरोसा है। छोड़ 1400 साल का दम है, 1400 साल के तुम पूरे इकट्ठे हो जाओगे ना। डराने वाली चीज 1400 साल का दम है मेरे हाथों में। गोडसे वाले चचा जरा शांत हो जाओ, गले की नस फट जाएगी। दम है, नस उखाड़ के फेंक दूंगा। अरे उखाड़ के फेंक दूंगा। चचा पूरे मूड में है। डराने वाली चीज, चचा आज पूरे मूड में बच्चे है। देख कर डरते हैं। क्या पी के आए? डराने वाली चीज 1400 साल कितना पावर का ले लिया चचा? कितने औरत चचा कितना पावर का ले लिया है? पूरा फूक के आए हो चिल्लम। चचा चिल्लम फूक के आए। शोएब जमाई बात का जवाब दीजिए प्लीज। सिंह साहब 1 मिनट रुकिए। आपको भारत माता से प्यार है या टर्की के एर्दोगन से प्यार, ये बताइए। और अगर प्यार नहीं है तो पीएफआई वही जो शाह वली लुल्ला पीता था, नहीं कौन? अब एक गंदी जुबान से चाचा मत बोल, तेरे जैसे जानवर, इनका डराने वाली जानवर यहाँ पे। इनका भोपू बंद कराओ भैया। शोएब जमाई आप पॉइंट का जवाब दीजिए ना। आपको एर्दोगन से प्रेम है या भारत माता से? सुन तुम्हारी जिहादी एर्दोगन से प्रेम है या भारत माता से? इससे पूछो अगर भारत माता से प्रेम है तो पीएफआई के तस्लीम रहमानी का विरोध क्यों नहीं? जवाब दीजिए। इससे बोलो कि उम्मा को ये बोले कि उम्मा गलत चीज है। इसको बोलो, अभी बोलो इसको
कि ये जो पूरा ये कॉन्सेप्ट जो है, ये शरीयत का कॉन्सेप्ट, इससे बोलो भारत की कानून में विश्वास करता है। अरे आपको पता नहीं उम्मा क्या है? शोएब जमाई बताओ, आपको पता नहीं मुस्लिम ब्रदरहुड क्या है जिसके नाम पे टर्की गए? जवाब दीजिए ना, उनका सीधा सवाल है, आपको भारत माता से प्यार है या एर्दोगन से? सब मालूम है, अरे तो सब इनको सब मालूम है। अरे चचा की मुझे बहुत फिक्र हो रही थी, मैंने कहा था ना कि गला का नस फट जाएगा, तो आप काहे नहीं उनका चुप करवा रहे हैं? जवाब दीजिए ना शोएब जमाई, आप इधर उधर की बात करेंगे क्योंकि जवाब आपके पास है नहीं। भारत माता की जय आप बोलेंगे नहीं और एर्दोगन से प्रेम करेंगे। चलिए आज बोल दीजिए भारत माता की जय। देखिए पहली बात तो है कि चचा ने एक बात कही, चचा ने कहा कि बिहार और यूपी के लोग जो है नालायक होते हैं। हिंद करेगा? अरे ये नहीं कहा उन्होंने कहा 86% मुसलमानों ने पाकिस्तान का समर्थन किया और समर्थन करने वाले यही रह गए दिल में पाकिस्तान लेके। यूपी के लोग नालायक होते हैं। जिन्होंने पाकिस्तान बनाया वो हिंदुस्तान में ही रहे। योगी जी के यहाँ से लड़ने गए थे, योगी जी के उत्तर प्रदेश के लोगों को नालायक कह रहे हैं चचा हमारे। विलायत अली और इनायत अली, इतिहास जवाब दीजिए ना, आपको भारत माता से प्रेम है या टर्की के शत्रु देश के राष्ट्रपति एर्दोगन से जो इस्लामिक स्टेट की बात करता है? जवाब दीजिए शोएब जमाई, जवाब दीजिए सीधा। है आपके पास जवाब? है आपके पास जवाब? आपको भारत माता से प्रेम है या टर्की के शत्रु देश के राष्ट्रपति एर्दोगन से? जवाब दीजिए सीधा। अगर टर्की हमारा शत्रु देश है तो उनका एम्बेसडर हमारे यहाँ क्या कर रहा है? क्या टर्की से भारत ने सारे बिजनेस रिश्ते खत्म कर लिए? नहीं जानते हैं आप? ये चचा जो है, मैं एक बात बताता हूँ। अरे कौन सा? सुनिए, मूर्तापूर्ण जवाब नहीं है। अगर टर्की का एम्बेसडर को बाहर आप निकाल दीजिए, टर्की से सारे बिजनेस रिलेशनशिप खत्म कर दीजिए, तो टर्की हमारा शत्रु देश हो जाएगा। तुर्की का वो गंदा एर्दोगन, बताइए इनको एर्दोगन से प्यार क्यों है? अरे शत्रु देश है, जो कश्मीर पर हमको सपोर्ट नहीं करता वो शत्रु देश है। हम तो पूछ ही रहे थे कि हमको कश्मीर में सपोर्ट, जो पाकिस्तान का दोस्त है वो हमारा दुश्मन है। आपके पास जवाब नहीं है, आपको भारत माता से प्रेम क्यों नहीं है इसका जवाब नहीं है। रहनुमा है जो पाकिस्तान का दोस्त है, भारत माता या एर्दोगन? जवाब दीजिए वसीम रिजवी जी। सिंह साहब एक मिनट रुकिए, वसीम रिजवी जी। हमारे साथ नहीं है, देखिए जो कश्मीर पर देखिए दीपक जी, भारत माता की जय ये लोग कह नहीं सकते। आप चाहे जितनी बार कह लीजिए, लेकिन भारत माता की जय ये कभी नहीं बोलने वाले। दिल में मोहब्बत नहीं है। इस हिंदुस्तान की अगर मोहब्बत होती तो जो दूसरे मुल्कों में आतंकवाद पनप रहा है उसको अपने हिंदुस्तान के अंदर लाने वाले तो अपने हिंदुस्तानी लोग हैं ना, नहीं बोले वही तो कट्टरपंथी लोग हैं ना। देखिए बात अभी जो कही गई वो बिल्कुल सही बात कही गई कि 1400 साल पहले 1400 साल पहले भी आतंकवाद था। प्रॉफिट आए, आतंकवाद को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन प्रॉफिट के बाद भी इस इस्लाम की बागडोर आतंकवाद के ही हवाले हो गई। वसीम रिजवी कितना भी यहाँ से दलाली कर ले, लेकिन दोबारा शिया वक्फ चेयरमैन नहीं बन पाएगा। बात का आर्गुमेंट से जवाब दे नहीं पाते और उटपटांग बातें कर ले। सिर्फ वसीम रिजवी जी को अगर बचाना है तो उन मुसलमानों को कमर कसनी पड़ेगी जो इनसे खुद पीड़ित है। हमेशा से इन मुसलमानों की जुल्म और ज़्यादती जो झेलते आ रहे हैं कट्टरपंथी मुसलमानों की, उनको इनका विरोध आगे आके करना पड़ेगा। ठीक है, सीधे मसूद भाई आपसे मेरा सीधा सवाल है, आपको भाई बोल रहा हूं, आपको भारत माता से प्यार है या टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन से? बताइए। अरे भारत माता की जय कह दीजिए, अभी पता चल जाएगा इनमें से कोई एक आदमी भारत माता की जय नहीं बोलने वाला। बोल दीजिए मसूद भाई, अब तो चैलेंज हो गया आपको। चैलेंज है दीपक, मसूद भाई बोल दीजिए, आपकी इत्तेहाद सोसाइटी का भला हो जाएगा। कहिए भारत माता की जय मसूद साहब, कहिए। अरे यही खा रहे हो भाई, कहो, यही तो खा रहे हो। अपने को हिंदुस्तानी कहते हो तो भारत माता की जय कहने में शर्म क्यों आती है? मसूद जी जवाब दीजिए। अंग्रेजों की दलाली करने वाले और अंग्रेजों से माफी मांगने वाले हमसे सर्टिफिकेट मांगते हैं, ये तो हास्यास्पद है। मैंने अभी आपकी अरे इसका जवाब हमसे वो मांगेंगे जिनके बाप दादाओं ने देश के लिए लड़ाई लड़ी,
जिनके बाद शोएब जमाई कोई लॉजिकल जवाब मैंने दिया क्या करो। कहा? मैंने मैंने आपसे अभी पूछा अभी इस आपको डिबेट में भारत उसूल माता से बनाया, प्यार है या फिर एर्दोगन जाहिलों से? की बात का जवाब आपके नहीं दूंगा। जवाब मुंह में दही जम इसलिए गया। मैं चुप हूं। मसूद भाई अब जवाब देंगे, उनका हमें नंबर कोई है। जरूरत और नहीं उसके है बाद सबूत देने की। मैं सीधे और इसके तू बाद कौन होता जाऊंगा है जिसे सुबह के सबूत पास। दे? मसूद जी जवाब तेरी दीजिए। औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है, तुझे सबूत दे। हमें कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। और तुम कभी मुस्लिम लोग को वोट नहीं देते। हमें कोई जरूरत नहीं है तेरी बकवास सुनने की और उसका जवाब देने की। चाचा हम जो हैं हमें मालूम है, हमने आज तक अपने वतन से प्यार किया, वतन के लिए काम किया। तुम जैसे गद्दारों की तरह काम नहीं किया कि भीख का प्याला लेके दर दर पे जाते हो और आप देश में आतंक फैलाते हो। अरे मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए ना, आपको भारत माता से प्यार है या टर्की के एर्दोगन से, बताइए। और अगर है तो भारत माता की जय बोल दीजिए, खत्म हो गई बात। आपको क्यों आप एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। दीपक चौरसिया बात सुनो। शाहीन बाग ने लाउडर देन वर्ड्स बोला था ना, जिसके बाद दिल्ली दंगे हुए थे। मुसलमान का एक्शन है, हिंदुस्तान का मुसलमान अपनी सरजमीन वतन के लिए, आप तो अंग्रेजों के खिलाफ बहुत अपनी कुर्बान लड़ाई होने की के थी। लिए तैयार है। इसके लिए कुर्बानियां हमने दी हैं। अंग्रेजों की दलाली और मुझे पता है अमित शर्मा को भी आप लोगों ने नहीं मारा 2020 में। सीधे इस्माइल खान के पास चलूंगा, बताइए इन्होंने कुर्बानियां दी है, बताइए इन्होंने कुर्बानियां दी है। फिर सोनिया के पास जाऊंगा गाजियाबाद में, सोनिया तैयार है। के लिए जिहाद कर रहे थे कि पाकिस्तान के लिए जिहाद कर रहे थे? हमसे प्रमाण पत्र किसी के पास इस बात का जवाब क्यों नहीं है कि भारत माता से उनको प्रेम है एर्दोगन से? इसका मतलब इनको एर्दोगन से प्रेम है, टर्की के शत्रु देश के राष्ट्रपति से। अंग्रेजों के साथ तो मिलके तुमने पाकिस्तान बनाया। अरे यार वो जो कायर सावरकर है ना, कायर सावरकर और कायर अटल बिहारी वाजपेयी जिसने माफी मांगी थी अंग्रेजों से, ऐसे हजारों लोग भरे पड़े। मसूद जी आप लोग सवालों के जवाब नहीं देते। सिर्फ सुबीर खान का ऑडियो जाएगा प्लीज, सिर्फ सुबीर खान। और लड़के लेंगे हिंदुस्तान। सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, बोलिए। जी दीपक जी, इन सारे कट्टरवादियों को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि यही भारत माता है जहाँ पैदा हुए, यही भारत माता है जहाँ खा रहे हैं, यही पांचों टाइम नमाज में सजदा करते हैं, यही दफनाए जाएंगे। और अगर खुदा न खास्ता किसी आतंकवादी के हत्थे चढ़ गए तो मरते वक्त जिंदगी में जो आखिरी सांस लेंगे ना, वो भारत माता की जय तो आपके मुंह से निकलेगा ही। तब आपको इस भारत माँ की सरपरस्ती पता चलेगी कि किन जाहिल इस्लामिक स्टेट वालों की हम साइड ले रहे थे। दूसरी बात मैं ये बताना चाहती हूँ दीपक जी कि देखिए, हमें प्रॉब्लम टर्की से एज अ कंट्री नहीं है। जब हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं तो हम पूरी दुनिया को अपना मानते हैं। टर्की में एक वक्त मुस्तफा कमाल पाशा ने बहुत अच्छी प्रोग्रेसिव और ह्यूमैनिटी की बात करी थी, खिलाफत सिस्टम खत्म किया था। उस वक्त टर्की प्रोग्रेस भी कर रहा था। हम मुस्तफा कमाल पाशा को बिल्कुल सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आज टर्की एर्दोगन के हाथ में जो इस्लामिक आप लोग बात नहीं करते और पटाख चिल्लाते कम कराइए। We are not listening you. ऐसे We are बात not नहीं होगी। listening you. दीपक जी आवाज कम कराएंगे तो बात होगी, ऐसे बात नहीं मैं आ रहा हूँ, शोएब जी आपके पास आ रहा हूँ। मसूद जी ये गलत है, ये गलत है। आप इस तरह का बिहेवियर नहीं कर सकते। सिर्फ सुबह की आवाज जाएगी। जी दीपक जी, हमें टर्की में मुस्तफा कमाल पाशा जैसे मुसलमान लीडर से दिक्कत नहीं है जो इंसानियत की बात करते हैं, खिलाफत सिस्टम खत्म करवाते हैं। हमें आज के टर्की से प्रॉब्लम है क्योंकि वो एर्दोगन के हाथ में है, जो मानवता विरोधी मानसिकता है, जो खिलाफत सिस्टम प्रमोट कर रहा है, जो मुसलमान बच्चे को आतंकवादी बना के सुसाइड बॉम्बर की तरह इस्तेमाल कर रहा है इस्लामिक स्टेट बनाने से। उनके खिलाफ भारत भी है और उनके खिलाफ हर रैशनल मुसलमान होना चाहिए जो एक्चुअली प्रॉफिट के रास्ते पे चलना चाहता है, मानवता के रास्ते पे चलना चाहता है, इस्लाम की स्पिरिचुअल आध्यात्मिक टीचिंग्स के रास्ते पे चलना चाहता है। पहले आतंकवाद का बाप सऊदी अरब था किसी जमाने में। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनको कन्विंस कर लिया, उनको बता दिया कि आतंकवाद नहीं होना चाहिए। अब पिछले 5-6 साल में हमारे प्राइम मिनिस्टर को कितने प्राइजेस, नोबेल प्राइजेस मिले सऊदी अरब में। अब सऊदी अरब ने पाकिस्तान को भी नकार दिया है, उनके लात मार दी है। तो अब नया बाप आतंकवादियों का टर्की बन गया है। इसलिए सारे कट्टरवादियों को टर्की को बोलना बुरा लग रहा है क्योंकि इनके बाप को एक्सपोज कर रहे हैं हम डिबेट पर बैठ के। सीधे चलता हूं सोनिया के पास गाजियाबाद में। सोनिया, आप बहस सुन रही हैं, क्यों नहीं बोलते हैं लोग इनको भारत माता से ज्यादा प्यार है या एर्दोगन से? जवाब क्यों नहीं देते इस सवाल का? आप बताइए सोनिया। बिल्कुल इनको बोलना पड़ेगा कि हम भारत माता से जय करते हैं। ये भारत में पैदा हुए, भारत में रह रहे हैं और आज पीएफआई के दलालों को ये सपोर्ट कर रहे हैं।
जबकि पता चल चुका है कि पीएफआई हमारे देश में दंगे फैलाने के नंबर 1 पे है। वो लगातार दीमक की तरह हमारे देश में फैल रहा है। हमारे देश में आए दिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाने में ही उनका एजेंडा है। और ये जी सोनिया, बिल्कुल सही कहा आपने कि देश को नुकसान पहुंचाना पीएफआई के लोगों का इकलौता मकसद है, तभी वो टर्की की गोद में जाके बैठे हैं। शोएब जमाई, अब भी मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, आपको भारत माता से प्यार है या एर्दोगन से? और अगर आपको एर्दोगन से प्यार नहीं है तो पीएफआई की आलोचना करिए टर्की में एक आतंकी संगठन से रिश्ते बनाने के लिए। शोएब जमाई, सीधा जवाब देंगे आप? ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि बीच में ना टोके, मुझे जवाब पूरा देना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात कि जिंदगी के हर सांस तक और कण कण में भारत हिंदुस्तान मेरे अंदर बसता है। भारत माता की जय बोल दीजिए शोएब जमाई, खत्म हो जाएगा पूरा डिस्कशन। भारत माता की जय बोल दीजिए, भारत माता की जय बोल दीजिए। फिर आप बीच में बोल रहे हैं। भारत माता की जय बोल दीजिए शोएब जमाई, भारत माता की जय बोल दीजिए। पहली सुन लीजिए, बोल दीजिए ना भाई, आपके कड़कड़ में हिंदुस्तान बसता है। तो अपनी माँ की जय बोलने में आपको क्या दिक्कत है? अपनी माँ की जय बोलने में आपको क्या दिक्कत है? ये अपनी माँ की जय बोलने में आपको क्या दिक्कत है? तालिबानी एर्दोगन के लिए प्रेम दिखा देंगे, भारत माँ की जय नहीं बोलेंगे। देखिए, ये एक तालिबानी मानसिकता है। जैसे जय श्री राम बुलवा करके लोगों को मार दिया अखलाक पहलू तबरेज, तालिबान वाले भी ऐसे ही अल्लाहू अकबर के नारे लगवाते थे लोगों से। आप भी वही करना चाह रहे हैं क्या? आप भी वही करना चाह रहे हैं? तो भारत माता की जय से नफरत क्यों? किसी से जबरन नारे लगवाना? शोएब जमाई, जवाब दीजिए। मैं आपका हिंदुस्तान से प्रेम करने का तरीका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, लेकिन मंजिल दोनों की है कि जरूरी नहीं कि आप जैसे नारे लगाते हैं तभी प्रेम। कोई यूनिवर्सल नहीं, वैसे भी मुफ्त की खा रहे हो यहाँ पर। यूनिवर्सल तब होगा जब संविधान में होगा, लेकिन आपने मानसिकता की बात की। मुझे माँ के साथ इसी सवाल को जेबा के पास लेकर जाता हूँ, आप जवाब नहीं दे रहे। जेबा बताइए, क्या माँ से प्यार कंडीशनल होगा? आप बोलेंगे भारत माता की जय। जेबा 30 सेकंड, मैं शोएब फिर आ जाऊंगा आपके पास, शोएब फिर आ जाऊंगा। जेबा से पूछ लेता हूँ, माँ से प्यार कंडीशनल होगा कि 2 रोटी देंगी तभी प्यार करूंगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं दीपक जी। माँ से प्यार जो होता है वो दिखाने लायक भी नहीं होता है, और कोई कंडीशन नहीं होता, अनकंडीशनल होता है। और जहाँ तक बात है, हम अपने देश से प्यार करते हैं, और कोई भी मुल्क हो दुनिया में हम किसी का सपोर्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले सबसे ज्यादा हमारे लिए हमारा देश अहमियत रखता है। हम जहाँ रहते हैं, जहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ की मिट्टी से ज्यादा कुछ भी नहीं है हमारे लिए। तो जेबा जी, आप भारत माँ की जय बोल के इन दोनों को बता दीजिए। दीपक जी, ये बात अगर मैं याद कर दूं, अभी मैं वीडियो खोज रही थी, इससे पहले भी डिबेट में मैंने बोल दिया था, और बार बार इस तरह बोलना तो कहीं ना कहीं आप ये बताना चाहते हैं कि मुझे प्रूफ करना पड़ेगा। मैं आपसे, आपने अगर बोला है, मैं आपका सम्मान करता हूँ। आपने बिल्कुल ठीक कहा, माँ से प्यार कंडीशनल नहीं होना चाहिए। मैं आपकी भावना का सम्मान करता हूँ, मैं मानता हूँ आपने बोला था, मैं मानता हूँ आपने बोला था। लेकिन अब आप ये बोल दीजिए कि इनको, इन लोगों को, जो मसूद भाई बैठे हैं और जो दूसरे शोएब जमाई बैठे हैं, इनको भारत माता से ज्यादा प्यार है या एर्दोगन से? अब आपने सुन लिया इनको आधे घंटे। हमें तो अपने देश से प्यार है, भारत से प्यार है। भारत के आगे कुछ नहीं है। यहाँ की मिट्टी हमारी अपनी है, यहाँ पर हम कमाते हैं, यहाँ पर खाते हैं, यहाँ पे पैदा हुए हैं। इससे ज्यादा हम दूसरा मुल्क, दूसरे देश से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें अपने देश से मतलब है, यहाँ की तरक्की से, यहाँ पे लोगों को नौकरी मिले, यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित रहे, यहाँ पे कृषि रोजगार बढ़े। ये हमारे लिए खत्म हो जाएगी। बोल दीजिए शोएब जमाई, और ये बोल दीजिए, आप भारत माता की जय कहते हैं और आपका एर्दोगन से कोई प्रेम नहीं है। और ये जो टर्की गए थे ये लोग, पीएफआई वाले, ये लोग एक तरह से देशद्रोह का काम कर रहे हैं। दीपक जी, भारत माता की जय मैं उसी दिन बोलूंगा जब भारत के माताओं और इसकी बेटियों को इज्जत दी जाए। जब फर्जी बात कर रहे हो, फर्जी बात कर रहे हैं, फर्जी बात करने वालों की डिबेट में कोई जगह नहीं। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं। फर्जी बात है ये शोएब जमाई, फर्जी एक्सक्यूज है, फर्जी एक्सक्यूज। ब्रेक के बाद आ रहा हूं। तो हम बात कर रहे हैं संगठन पीएफआई की। पीएफआई एक संगठन है, मुस्लिम संगठन है, और ये एसडीपीआई नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी भी चलाता है, जो चुनाव भी लड़ती है। हमने आज कोशिश की कि पीएफआई के तस्लीम रहमानी, जो हर
चैनल पर दिखाई देते हैं उनको भी बुलाया जाए। क्या हुआ उनके साथ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अपने पैनल को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। जाने माने रक्षा और आंतरिक सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ RSN सिंह साहब मेरे साथ हैं, डॉक्टर शोएब जमाई इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के वो मेरे साथ हैं, सुबही खान सोशल एक्टिविस्ट और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट की वो मेरे साथ है, जेबा खान सोशल एक्टिविस्ट वो जुड़ी हुई हैं, और मसूद हाशमी जी प्रेसिडेंट है इत्तेहाद सोसाइटी के वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील यती जी को दिल्ली से तैयार करिए, उनके पास चलेंगे। लेकिन तस्लीम रहमानी आज हर चैनल पर दिखाई देते, मैंने उनसे कहा कि इस मुद्दे पर बात करनी है, उन्होंने कहा कि हाँ मैं आ सकता हूं। फिर मैंने उनसे, हमारे जो गेस्ट कोऑर्डिनेटर हैं अनिल, उन्होंने पूछा कि आप आइए 8:30 से 9 बजे तक हम इस विषय पर डिस्कशन करेंगे कि आप टर्की क्यों गए और आपने क्यों वहां पर एक ऐसे संगठन से बातचीत की जिसके अल कायदा से लिंक है, क्या सवाल नहीं खड़े होंगे। ये सुन के उनकी तबीयत खराब हो गई, उन्होंने बहस में आना उचित नहीं समझा, ये उनका लिबरलिज्म था। लेकिन इसी सवाल को लेकर मैं आगे जाऊंगा सुशील यती के पास। सुशील यती, आपको क्या नहीं लगता PFI बहुत सारे सवालों में गिर गई है? क्या आज पैनल पर जो हमारे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं उनके स्टैंड से आप इत्तेफाक रखते हैं? दीपक जी, 2014 के बाद इस देश में देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने का दौर शुरू हुआ, जो कि आज भी बदस्तूर जारी है। PFI कनेक्शन की आप बात कर रहे हैं, टेरर लिंक की आप बात कर रहे हैं, 2 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं इसको लेकर के, लेकिन इस देश में PFI को लेकर के जांच करने और अगर वो दोषी हैं तो उनको बैन करने की किसे होम मिनिस्ट्री को कि जो जिसकी जिम्मेदारी इंटरनल सिक्योरिटी की है उस पर कार्रवाई करने से कौन रोक रहा है। लेकिन आप बार बार देखेंगे इसमें कि PFI के नाम पे जो देश का मुसलमान है उसकी विच हंटिंग की जाती है, उसको बार बार दोषी ठहराया जाता है, उसको साबित करने के लिए कहा जाता है कि आप साबित करिए कि आप देशभक्त हैं। और जिस तरह की डिबेट आपकी चैनल पे अभी चल रही है, मैं देख रहा हूं लगातार कि PFI और को छोड़ करके बाकी तमाम तरह की बातचीत हो जा रही है इसमें। तो मुझे लगता है, मुझे एक बात बताइए सुशील यती जी, मेरा आपसे व्यक्तिगत सवाल है, मैं आपकी भावना और आपके व्यक्तिगत का पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन आपको लगता है कि क्या किसी व्यक्ति को भारत माता की जय बोलने से आपत्ति होनी चाहिए? इसी पैनल पे मैंने कई लोगों से पूछा, वो तो PFI का समर्थन कर रहे थे, मैंने इसीलिए पूछा आपकी क्या व्यक्तिगत राय है इसके मुद्दे पर? नहीं, बिल्कुल मैं कहता हूं कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए भारत माता की जय कहने को लेकर के। और जो लोग इसको ना कह रहे हैं उनकी अपनी राजनीति है, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, आप इस बात को भी समझिए। आज सर, अपनी माता का सम्मान करने में क्या पॉलिटिकल मजबूरी? सुशील यती जी, इसको भी आप एक्सप्लेन करिए। अपनी माँ का सम्मान करने में कंडीशनल कि मैं ये सम्मान कर भारत माता की जय सब बोलूंगा जब ये हो जाएगा, जब वो हो जाएगा तब बोलूंगा। कह रहा हूं आपके शो पे शोएब जामी साहब बैठे हैं, वो लगातार गाली गलौज कर रहे हैं, आप समझिए कि वो क्यों कर रहे हैं। आज सब कुछ हो रहा है, आज मदरसों के नाम पे लोग रोटियां सेक रहे हैं, उसमें से ये भी शामिल है उसमें। तो आप इस बात को समझिए कि कैसे देवबंद जो कि एक नॉन पॉलिटिकल एंटिटी है, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए इस पूरे दलदल में घसीट लिया जाता है। आज मदरसों पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं उसको बार बार निशाना बनाया जा रहा है, तो ये कौन लोग हैं जो कर रहे हैं? आप ओवैसी जैसे लोगों से पूछिए। सुशील यती जी, आप बहस में रहना चाहेंगे, आपने कुछ सवाल उठाए, मैं चाहता हूं यहीं से बहस शुरू को। सिंह साहब, मैं शोएब जमाई आपके पास आ रहा हूं। चलिए सबसे पहले शोएब जमाई, सुशील यती कह रहे हैं कि आपको तो भारत माता की जय बोलने से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, वो आपका भी समर्थन कर रहे हैं एक तरीके से, लेकिन ये भी बोल रहे हैं कि भारत माता की जय ना बोलना गलत है। नहीं, सुशील यती जी ने आपको आईना जरूर दिखाया है कि 2014 के बाद मैं तो आईना देखने और दिखाने के लिए बैठा हूं यहाँ पर, मैं तो आईना देखने और दिखाने के लिए बैठा हूं, इसीलिए शोएब जमाई को वो कह रहे हैं, वो गालियां दे रहे हैं लगातार, फिर भी आपको सुन रहा हूं। मैं तो आईना देखने और दिखाने के लिए बैठा हूं यहाँ पर। दूसरी बात मेरे दोस्त ने एक बात कही कि ये लोग मदरसे से, भैया मैं मदरसे से नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल पार्टी है बिहार की, जन अधिकार पार्टी, उसका मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं और पॉलिटिकली हूं, जामिया मिलिया इस्लामिया में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं, तो मदरसे से नहीं जुड़ा हुआ मैं। चलिए कोई बात नहीं, सुशील यती जी आपकी बात नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि आपको भारत माता की जय बोलने से आपत्ति नहीं होनी चाहिए, आपको आपत्ति क्यों है ये बता दीजिए। शोएब जमाई, मैं सीधा राजनीति करता हूँ। हम चुनाव भी लड़ते हैं, हमारी पार्टी ने पूरे बिहार में चुनाव लड़ा और सर हम लोग डेमोक्रेटिक प्रोसेस की क्या हालत है, 0 सीट मिली है, लेकिन हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा बने। अच्छा, अंडा
ठीक है, अब आप ठीक है, हम तो डेमोक्रेटिक, लेकिन हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा है। भारत के लोकतंत्र पे यकीन रखते हैं और इस प्रोसेस का हिस्सा बने और लोगों को जन समर्थन। आप बताइए ना, आपको भाई देखिए, पहली बात तो ये है, मैं कह रहा था मानसिकता, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप यहां से जबरन हमसे नहीं बुलवा सकते। ये वैसे ही है जैसे जय श्री राम बोल करके लोगों को मार देते हैं अखलाक पहलू जुनैद, ये वही मानसिकता। मैं मानसिकता की बात कर रहा हूं साहब। मैं एक बात कहता हूं आपसे, आप जितनी देर से गाली गलौज कर रहे हैं उससे अच्छा आप ये करते कि जो मुसलमान बिना किसी गुनाह के आज जेलों में बंद है। नहीं भाई, मैं गाली गलौज नहीं कर रहा हूं। 17 साल बाद कर रहे हैं। सुशील, आपकी आवाज उसके लिए भी आवाज उठाना चाहिए। रोकना पड़ेगा, मैं तो यहाँ से ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज पूरी सुनाई नहीं पड़ रही है। मैं बहस को आगे ले जाता हूँ, सीधे सिंह साहब के साथ चलता हूँ। सिंह साहब, मैं दो चीजें समझना चाहता हूँ। ये क्या सोच है जो इनको भारत माता की जय बोलने से रोकती है? और दूसरा, मैं समझना चाहता हूँ कि मैंने कहा कि या तो आप भारत माता के समर्थन में या एर्दोगन के, उसका भी जवाब कम से कम शोएब जमी और मसूद तो नहीं दे रहे। क्यों? क्या प्रेम है टर्की से? नहीं, ये 2000 मैं क्यों दूं आपको? नहीं, ये 2014 की बात कर रहे हैं जो मैंने हवाला दिया था। प्रोफेसर, मैं कहता हूं दीपक चौरसिया गोडसे समर्थक है। नहीं, आप जो बोल दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, कौन, क्या अथॉरिटी है आपकी? नहीं। अरे भैया, मैंने आपसे मांगा है क्या भारत माता का सर्टिफिकेट? मैंने आपसे कहा अथॉरिटी है। मेरी क्या औकात में आपको भारत माता का सर्टिफिकेट दूं? नहीं सुन रहा है आपको, आपके बारे में आम आदमी क्या बोल रहा है, और आपके चलते पप्पू यादव भी आ गए। एक बात। अरे आप हैं कौन? एक बात। पहले बताइए, who gives you the authority? अरे to ask me this? ये कि am I a patriot or not? Who are you, man? Who are you? एक मिनट। Who is the दलाल of सरकार? Who is the दलाल of मोदी जी? Who are you? Very good. मैंने आपको कहा था, जिस दिन देशभक्ति की आप बात करेंगे, आपके घर में भी आके मुजरा कर लूंगा। शोएब जमाई, उसके लिए भी राजी हुए आप। सिंह साहब बोलेंगे सिर्फ। You don't नहीं। अरे देखो, गुस्सा होते तो अंग्रेजी में क्यों बोलते हो भाई? गुस्सा होते तो अंग्रेजी में क्यों बोलते हो? मुझे ये मानसिकता समझ नहीं आती। आपको गुस्सा होता है, अंग्रेजी में बोलने लगता है। नहीं। अपनी भाषा भूल जाता है। मैसेज किया कि बिहार के वैशाली में नहीं। में गुलनास को जला दिया 2 दरिंदों ने। आपने सब चैनल ने वो खबर चलाई, सबने उस पर डिस्कशन किया, सबने वो खबर चलाई, सबने डिस्कशन किया। आपने उस पर इंक्वायरी ऑर्डर हो गई है, उस पर इंक्वायरी ऑर्डर हो गई है, कल को गिरफ्तार कर लिया गया है। पे चर्चा करते हैं, लेकिन यहाँ पे गुलनास से चंदन और सतीश ने कहा शादी कर लो। वो गुलनास मुसलमान लड़की इनकार कर गई तो उसको जला दिया केरोसिन डाल के। ये कौन सा लफ्ज़ होने देना नहीं चाहता। ये सवालों के जवाब नहीं देंगे, भागेंगे जरूर। सिंह साहब, ये धर्म युद्ध लड़ रहे हैं। नहीं, हाँ, मैं कह रहा था कि इन्होंने बार बार कहा बलात्कार और ये, तो मैं इनको बता दूं कि जितने भी मुस्लिम इन्वेडर्स इंडिया में आए, उन्होंने 2 ही चीज़ के उन्होंने लूटा। उन्होंने या तो यहाँ का औरत और दौलत, और यूं ही आप भी मुसलमान नहीं बने होंगे, मैं बताता हूँ। सब लूटने के बाद आप मुसलमान बने होंगे। 2 ही चीज़, चाहे गोरी आया, गजनी आया, कोई भी आया, अहमद शाह अब्दाली आया, अरे वो तो मुगलों की भी औरतें उठा के ले गया। नादिर शाह आया, औरतें उठा के ले गया मुगलों की। तो 2 ही चीज़ लूट के ले गया, औरत और दौलत। और अगर नहीं है तो शोएब जमाई जाके थोड़ा बाबरनामा पढ़ लो। बाबरनामा, जिस बाबरी मस्जिद कितना, वो बाबर क्या बोलता है कि ये देश बहुत बुरे हैं, यहाँ के लोग बहुत बदसूरत है, यहाँ पर इनको किसी बात की, इनको इल्म बहुत इनका खराब है। लेकिन आखिरी में कहता है इस देश में सोना बहुत है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर दूसरी बात कि 2014 की बात करें, प्रोफेसर जोसेफ का हाथ 2012 में काटा गया था। बाय द वे, वो जो नॉर्थ ईस्ट के बच्चों का एक्सोडस हुआ था वो भी 2012 में हुआ था। और शोएब जमाई
मैं कह रहा हूं ना कि बिहार और उत्तर प्रदेश के मुसलमान सबसे नालायक हैं। ये इसी प्रदेश में एक देश का नेता ओसामा बिन लादेन को लुक अलाइक लेके वो चुनावी सभा में जाता था। तुमको मालूम है ना उस नेता के बारे में, और तुम्हारे लोग ताली बजाते थे। तुम्हारी वो मानसिकता है। ठीक है सिंह साहब, मसूद जी से एक जवाब ले लो और उसके बाद मुझे कंक्लूड करना है। 98% लोग बोलते हैं बैन होना चाहिए। मसूद अजहर जी, इन्होंने 2005 के इलेक्शन का जिक्र किया जहां पर ओसामा बिन का लुक अलाइक चुनाव प्रचार करता था पॉलिटिकल पार्टी के लिए। क्या कि अच्छा मानते हैं? देवबंद की स्थापना इसलिए हुई थी कि इन लोगों ने कहा कि हमारे मुसलमान लोगों ने अपने इंडियन इन्वायरमेंट से बहुत ज्यादा समझौता कर दिया, ये अपनी पूर्वज की तरफ जा रहे थे, तो इन्होंने कट्टरपंथी इस्लाम लाने के लिए देवबंद की इन्होंने स्थापना की। मसूद भाई कुछ कहना चाहेंगे? मसूद खान साहब, मसूद हाशमी जी। एक धड़ा ये कहता था कि पाकिस्तान को बेस बना के इसको ये पहले चुप हो जाए, मैं फिर बोलूंगा। और कुछ लोगों ने कहा सिंह साहब एक मिनट, मसूद जी जवाब देना चाहते हैं। मसूद हाशमी जी, मसूद हाशमी जी बोलिए। दीपक जी, एक मुहावरा सुना होगा, मुंह पे राम बगल में छुरी। ये जो लोग बात करते हैं कि भारत माता की जय बोलो, भारत माता की जय बोलो, अरे भारत माता की जय बोलने से भारत माता की जय नहीं होगी। भारत माता की जय जब होगी जब देश के अंदर चोरी बंद हो जाएगी, लूटमार बंद हो जाएगी, बेरोजगारी बंद हो जाएगी, बच्चियों के बलात्कार बंद हो जाएंगे, बेइंसाफी बंद हो जाएगी, रिश्वत बंद हो जाएगी। ये सारा काम कर कौन रहा है? अच्छा, ये तुम लोग कर रहे हो, आरएसएस के पिट्ठू लोगों, तुम लोग कर रहे हो। तुम्हारी जहनी मानसिकता इतनी खराब है कि तुम सुबुई खान जैसे लोगों को सरोवर बनाते हो, और जो कोई इस्लाम की या मुसलमानों की बातें करे उसको आतंकवादी बनाते हो। जब तुम ये बातें खत्म करोगे तब भारत माता की जय होगी। भारत माता की जय बोलने से जय नहीं होने वाली। भारत माता की जय बोलने के लिए क्या कहेंगे, कैसे समाप्त करेंगे पूरी डिबेट को? मृत्युंजय सिंह जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपकी क्या टिप्पणी है इस पूरी डिबेट सुनने के बाद? ईयरपीस से सुने, टीवी से नहीं, टीवी ना देखें। देखिए, नहीं, मैं टीवी नहीं देख रहा हूं। मेरा ये कहना है दीपक जी कि अभी जब सिंह साहब ने अपनी बात रखी और सच्चाई रखी तो मौलाना साहब उठे और उठ के एयरफोन निकाल के चल दिए। ये इसी डिबेट में नहीं करते हैं, ये हर डिबेट में यही चीज करते हैं। जब इनके बारे में सच्चाई कही जाती है, ये मतलब मजहब को लेके कोई सही बात कही जाती है तो ये एयरफोन निकालते हैं और चल देते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कि सबसे बड़ी चीज है कि देवबंद से ही सारे मामले, जितने भी अभी आप देख लीजिए, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक जितने भी बातें की, जितने भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं, इधर पिछले 4-5 सालों से मैं जैसा लखनऊ में बैठ के देख रहा हूं तो इनकी सारी की सारी तारें देवबंद से ही जुड़ी ठीक है, इस पर हम फिर कभी बहस करेंगे मृत्युंजय सिंह जी। अफसोस आज के लिए मेरे पास वक्त इतना है। देश की बहस के 98% दर्शक मानते हैं कि पीएफआई पर बैन लगना चाहिए। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।